हेलो बच्चों, चलो आज शुरुआत करते हैं मोशन इन प्लेन चैप्टर नंबर 3 जो फिजिक्स का 11th क्लास का है। ठीक है। और ये जो एनसीईआरटी का बुक है वो अपने हाथ में ले लो और पेन और कॉपी भी ले लो। ठीक है। फिर इस चीज को जो मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ ये बहुत ही काम आएगा आपको। ठीक है। तो इस चीज को हल्के में मत लो। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करोगे तो ही एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ पाओगे, पर डे डेली पढ़ पाओगे। ठीक है। अगर नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही चल जाओ, स्किप करके चले जाओ। ठीक है। तो एनसीईआरटी से जिसको भी लगाव है वो फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का शरबत बना करके बताया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है। फिर शुरू करते हैं मोशन इन प्लेन। ये जो चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन बहुत अराइज होते हैं, तो इस चैप्टर को बहुत ही डीपली पढ़ो और देखो, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझो। ठीक है। लाइन बाय लाइन समझो। चलो फिर शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ ऐसे बात है। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है कि एक पढ़ना क्यों जरूरी है, उसके बाद इसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है। और इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, इसका यूज कहाँ पे हो रहा है, ये दो बातें हम लोगों को देखना है। ठीक है। और डेली लाइफ में ये कहाँ कहाँ पे हो रही है थोड़ा सा ये भी पहचान लेते हैं। ठीक है। चलो फिर ध्यान से देखो इंट्रोडक्शन का लाइन बाय लाइन। इन द लास्ट चैप्टर वी डेवलप द कंसेप्ट ऑफ पोजिशन, displacement, velocity and acceleration that are needed to describe the motion of an object along a straight line। पिछले चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज का बात कर लिए थे, पोजीशन का, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का एंड एक्सलेशन का। ठीक है। और आप लोगों को ये इस चारों चीज का टिप ऑफ टंग पे डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि क्या चीज है ये। ठीक है। we found that the directional aspect of these quantity can be taken care of by plus and minus sign। ठीक है। हम लोग जो इस चारों चीज का अगर डायरेक्शन की बात करें तो प्लस डायरेक्शन, एक माइनस डायरेक्शन। ठीक है। दो डायरेक्शन बताते हैं। एज इन वन डायमेंशन ओनली टू डायरेक्शन आर पॉसिबल। ठीक है। वन डायमेंशन में कितने डायरेक्शन पॉसिबल है, टू। जैसे कि मान लो ये कोई एक्सिस है। ठीक है। ये कोई एक्सिस है तो ये वन डायमेंशन में एक एक्सिस होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वन डायमेंशन में कितने पॉसिबल है, टू डायमेंशन। देखो ये सॉरी ये गलती हो गया यहाँ पे। एज इन वन डायमेंशन ओनली टू डायरेक्शन आर पॉसिबल। एक डायमेंशन में कितने डायरेक्शन पॉसिबल है, दो डायरेक्शन पॉसिबल है। याद से और इसको समझो, लाइन बाय लाइन समझो एकदम ध्यान से। बट इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टू डायमेंशन, अब यहाँ पे हम लोगों को टू डायमेंशन वाला मोशन पढ़ना है। ठीक है। टू डायमेंशन मोशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। और दूसरा आगे भी पढ़ना है, क्या चीज पढ़ना है, थ्री डायमेंशनल मोशन। यानी थ्री डायमेंशन क्या मतलब हुआ, स्पेस। वी नीड टू यूज वेक्टर टू डिस्क्राइब द एबव मेंशन फिजिकल क्वांटिटी, देयरफॉर इट इज फर्स्ट नेसेसरी टू लर्न लैंग्वेज ऑफ वेक्टर। सबसे पहले ये जो 2D और 3D जो है उसको समझने के लिए हमको ये बड़ा सा चीज है वेक्टर। सो सबसे पहले वेक्टर को समझना होगा कि व्हाट इज वेक्टर, हाउ टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई वेक्टर्स। ठीक है। कैसे ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है और कैसे ऐड करना है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग वेक्टर बाय रियल नंबर, कोई वेक्टर को अगर रियल नंबर से ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। वी शैल लर्न दिस to enable us to use vectors for defining velocity and acceleration in a space। हम वेक्टर को इसलिए पढ़ेंगे कि वेलोसिटी को और एक्सलेशन को स्पेस में कैसे डिफाइन करेंगे। वी देन डिस्कस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन। ठीक है। इसके बाद हम लोग प्लेन मोशन का बात क्या करेंगे, प्लेन में मोशन मतलब मोशन इन प्लेन जो है उसका डिस्कस करेंगे। ये समझ वेक्टर समझने के बाद as a simple case of motion in a plane we shall discuss motion with constant acceleration। ठीक है। इसके बाद constant acceleration समझना है। Treat details with projectile motion। ठीक है। उसके बाद projectile motion समझना है। circular motion is a familiar class of motion that has a special significance in daily life situations। ठीक है। We shall discuss uniform circular motion in some detail। The equation developed in this chapter for motion in a plane can be easily extended to case of थ्री डायमेंशन। ठीक है। अब 3D कैसे होगा, सबसे पहले अब हम लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्केलर एंड वेक्टर। सबसे पहले जानना है स्केलर क्या चीज है।
दुनिया में कोई भी चीज अगर मोशन में है, ठीक है, कोई भी चीज मोशन में है तो उसके पास क्या होगा, दो बातें होगी, एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन होगा। ठीक, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जिसके पास होता है उसे वेक्टर कहते हैं, और सिर्फ जिसके पास मैग्नीट्यूड हो उसे क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेसिकली द डिफरेंस इज दैट डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद वेक्टर। डायरेक्शन किसके साथ एसोसिएट होता है, वेक्टर के साथ, बट नॉट टू स्केलर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है और कुछ नहीं होता। इट इज स्पेसिफाइड कंप्लीटली बाय सिंगल नंबर, ये सिर्फ सिंगल नंबर से दिखाया जाता है, अलोंग विथ द प्रॉपर यूनिट, और उसका प्रॉपर एक यूनिट होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, अब जैसे हम किसी डिस्टेंस को लिखेंगे 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर, ये क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जैसे कि 1 kg, ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, द टेम्परेचर जैसे कि मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। एंड द टाइम एट विच सर्टेन इवेंट हैपेंड। ठीक है, द रूल्स फॉर कंबाइनिंग स्केलर्स आर द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ठीक है, जो सिंपल अलजेब्रा रूल होता है ऐड करने का, जैसे कि 1 kg 2 kg तो 3 kg बन जाएगा, ये सिंपल रूल है स्केलर के लिए, स्केलर क्वांटिटी के लिए क्या है, सिंपल है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा है। ठीक है, ये सिंपल अलजेब्रा है और कुछ नहीं। स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड just as ordinary numbers. For example, if the length of the and breadth of the rectangle are 1 meter and 5 meter 0.5 meter respectively, then its perimeter is the sum of length of the four sides. perimeter निकालेंगे तो चारों साइड का ऐड कर देंगे तो 3 मीटर आ जाएगा। The length of each side is a scalar and the perimeter is also a scalar। ठीक है, and take another example, अब दूसरा एग्जांपल देखो, maximum and minimum temperature on a particular day 35 degree Celsius, 24.2 degree Celsius and इधर 6 है respectively, then the difference between, अब डिफरेंस है तो दोनों में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये क्वांटिटी यूनिट क्या है, सेम सेम लगा हुआ है ना, तो ये सिंपली क्या है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, किस डायरेक्शन में ये जा रहा है ये ज्ञात नहीं है, ये अननोन है। इसका मतलब ये क्या है, टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इफ यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब aluminum of size 10 centimeter has mass 2.7 kg, then its volume is 10 to power minus 3 meter cube। ये भी क्या है, यानी कि वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा आपका, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, मास भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इसका मतलब है डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास ये सब डायरेक्शन लेस चीज है, डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, a vector, अब यहाँ पे देखो, a vector a quantity is a quantity that has both magnitude and direction, obeys the triangle law of addition and parallelogram law of addition। ठीक है, वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है, साथ में वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये दोनों लॉ फॉलो करता है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लॉ जो होता है वो फॉलो करता है। अगर मान लो ये लॉ फॉलो नहीं किया तो वो वेक्टर में नहीं आएगा। ठीक है, so vector is specified by obeying its magnitude by number of and its direction। Some physical quantity that are represented by vectors are displacement, velocity, acceleration and force। To represent a vector, we use a boldface type in a book. This book. Thus, a velocity vector can be represented by small v। ठीक है, वेलोसिटी को कैसे दिखाएंगे वेक्टर में, स्मॉल v। Since boldface is difficult to produce when written by hand, जब हाथ से लिखेंगे तो ये बोल्ड फेस करना, इसे रगड़ने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो जिस वजह से क्या करना, वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर में हम ऊपर में तीर लगा देते हैं, ऐसे करके एरो लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया। ठीक है, जो यहाँ पे नीचे में बताया गया है। एंड बोथ v एंड v रिप्रेजेंटेड वेलोसिटी वेक्टर, ये दोनों बोल्ड में अगर लिखा हो या एरो लगा के लिखा हो, ये दोनों का मतलब क्या हुआ, वेक्टर हुआ। The magnitude of the vector is often called absolute value। अब वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, याद रखोगे ये बात, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। और इस चीज को इंडिकेट कैसे करते हैं, मोड लगा के, ये दोनों के बीच में अगर v लिखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं मोड। ठीक है, मोड लगा करके स्मॉल v लिखा गया। Thus a vector is represented by a bold face
बोल्ड फेस जैसे ए पी क्यू आर एक्स वाई विद रिस्पेक्टिवली मैग्नीट्यूड डिनोटेड बाय बिना बोल्ड का यानी कि विदाउट बोल्ड, ठीक है, जैसे लिखते हैं वैसे ए पी क्यू आर डॉट 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 एक्स एंड वाई, ठीक है। अब समझना है हम लोगों को पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब हुआ लोकेशन, ठीक है, कि कोई भी चीज कहाँ पे स्थिर है। अभी मान लो कि मैं ए से चल करके बी तक आया, ठीक है, तो अभी मेरा जो लोकेशन है वो बी है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। पोजीशन समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट। ये बात आप लोगों को समझना है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इस बात को आप लोग समझो। पोजीशन, लोकेशन, डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो कौन सा डिस्टेंस? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। To describe the position of an object moving in a plane, we need to choose a convenient point. किसी एक पॉइंट को हम लोगों को चूज करना होगा। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑरिजिन। क्या कहेंगे? ऑरिजिन। Let P and P naught be a position of the object at time t and time t naught respectively. ठीक? We join O and P by the straight line. ठीक है? That is called OP is a position vector. अब ब्रॉड में यहाँ पे लिखा है, यानी बोल्ड में लिखा है, ब्रॉड नहीं बोल्ड में लिखा गया, यानी मोटा करके लिखा गया है, तो ऑब्वियसली ये क्या है? वेक्टर पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है। ऑब्जेक्ट एट टाइम t, ठीक है, एंड एरो इज मार्क्ड एट द हेड ऑफ दिस लाइन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल r, दैट इज OP इज इक्वल टू r। और ये बोल्ड में लिखा है, मतलब ये वेक्टर है, ठीक है। एंड पॉइंट P naught represented by another position vector OP naught denoted by small r naught, and the length of the vector, that is r, represented the magnitude of the vector and its direction is the direction in which P lies, ठीक है, as seen from O. If object moves from P to P naught, the vector is PP naught with the tail P and the TP naught is called displacement vector corresponding to the motion from P at time t and P naught at time t naught। ठीक, अब यहाँ पे बात समझो। ये हम लोगों का हो गया ओरिजिन, ठीक। अब जैसे कि एक पोजीशन है r और दूसरा है r नॉट, एक पोजीशन p और दूसरा पोजीशन p नॉट। जो ओरिजिन से डिस्टेंस है r और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है r नॉट। अब इस बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक उसी तरह यहाँ पे समझो कि अगर मान लो ये कोई P पॉइंट है, जिस P पॉइंट से ऐसे करके ये कोई PQ पॉइंट है, यानी कि ये हो गया। अब ऐसे करके चल रही है ये चीज, ये जो चल रहा है ये डायरेक्शन भी है। और इसमें क्या समझ रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ एंड डिफरेंट कोर्सेस ऑफ द मोशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है PQ, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? जैसे कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल के यहाँ पे आया या फिर ऐसे चल के यहाँ पे आया, ठीक है। दूसरा कह सकते हो कि ऐसे चल के यहाँ पे आया और ऐसे चल के यहाँ पे आया। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने की वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। It is important to note that the displacement vector is the straight line joining the initial and final position. इसका मतलब क्या है? Displacement vector is a straight line joining the final and initial position, does not depend on the actual path undertaken by the object between the two positions. अब डिस्प्लेसमेंट ये नहीं कह रहा कि हमको दो पोजीशन का जरूरत है जो पाथ ट्रेवल करने के लिए लिया गया। नो, अगर मान लो कि कोई एक पोजीशन ए यहाँ है, बी पोजीशन यहाँ है और कोई ट्रेन ऐसे घूम करके चला यहाँ आया, तो ये जो बात है ये बात बोल रहा है नहीं चलेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट बात लागू नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट बोलेगा कि हम सीधे चलेंगे, दैट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो गया टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, ठीक, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, given the initial and final position P and Q, the displacement vector is the same PQ for the different parts of the journey. Say PA, BCQ, PDQ, and PBEFQ. Therefore, the magnitude of the displacement is either less, equal, or equal to the path of the length of an object between the 2 points. अब एक बात है कि अगर मान लेते हैं कि कोई 2 पॉइंट में ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा चल गया, ठीक है, और जब सीधा चल गया तो ए से चला बी पे आके रुक गया, इसका मतलब है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा ये दोनों यहाँ पे बराबर हो जाएगा।
है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में बराबर हो जाएगा। तो जब डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में चले किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चलो अब देखिए इक्वालिटी ऑफ द वेक्टर। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर का मतलब होता है सेम सेम, ठीक है। जैसे कि आप सब मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वालिटी हो जाएगा, इक्वालिटी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हो जाओगे आप लोग। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर का मतलब हुआ कि जिस ऐसा दो वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन, ठीक। अब एग्जांपल लेके सुनो कि मान लेते हैं कोई एक ऐसा एरो है, ये वेक्टर और दूसरा ये वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दैट इज इक्वल वेक्टर, इक्वालिटी है। अगर मान लो कोई एक सेकेंड, ये एक वेक्टर और दूसरा ये वेक्टर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो ये अनइक्वल हो गया। क्योंकि इक्वालिटी कहने का मतलब हो गया कि जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो, ठीक है। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताया गया है, वो सुन लेते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of a scalar make the sense only for quantities with the same units, and you can multiply and divide a scalar by different units. अब कह रहा है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो होता है स्केलर यूनिट का, उसका जो ओनली फॉर क्वांटिटी विद द सेम यूनिट। अब जैसे कि मान लो 2 केजी मैंने कटहल लिया और 4 लीटर दूध लिया, इस दोनों को हम नहीं ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसका यूनिट लीटर में, इसका यूनिट केजी में, तो टोटल में हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग टोटल तभी लिखेंगे जब यूनिट क्या हो, जब यूनिट क्या हो, सेम हो। ये बात याद रखना, यूनिट सेम हो। यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड स्केलर्स ऑफ डिफरेंट यूनिट। हम जब मान लो कि स्केलर का यूनिट अगर केजी में है, अगर केजी में है और 1 लीटर में है, इसको या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है, इन आवर स्टडी द वेक्टर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड लोकेशन। वेक्टर के पास कोई स्थिर लोकेशन नहीं होती है। सो द डिस्प्लेसिंग ऑफ अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ लीव्स द वेक्टर अनचेंज्ड। जिस वजह से जो वेक्टर होता है पैरेलल, वो अनचेंज्ड होती है। सच वेक्टर्स आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। जो अनचेंज्ड वेक्टर होती है उसको क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर्स कहते हैं। In some physical applications, locations or lines of the applications of a vector is important. Such vector called localized vectors, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल से बताया, जैसे कि a मान लो वेक्टर और इसका भी b का भी वेक्टर का, तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ये और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये इक्वालिटी में नहीं है और ये इक्वालिटी में है, इसका मतलब है अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर। अब जो थर्ड टॉपिक है, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ द वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर a with the positive number lambda gives a vector whose magnitude is changed by the factor of lambda but the direction is the same as the vector of a। अगर मान लेते हैं कोई वेक्टर a है, उसको जब हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना नंबर से, यानी कि वो जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया उतना से वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। मैग्नीट्यूड उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है या फिर चेंज हो जा रहा है, ठीक है, चेंज हो जा रहा है। तो चेंज हो जा रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका बदल जा रहा है। उसके बाद देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ a इज मल्टीप्लाइड बाई 2 द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी 2a। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, जबकि डायरेक्शन क्या है, एज a पहले जैसा था वैसे भी अभी भी है, ठीक है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। अब मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव नंबर, तो जब नेगेटिव नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। एंड a एंड हुज मैग्नीट्यूड इज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा टाइम्स। अब लैम्डा जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए तो उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो लैम्डा टाइम्स के इक्वल हो जाएगा, जबकि डायरेक्शन उसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर a by negative numbers say -1 and -1.5 gives a vector as shown.
जैसे कि मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है और उसको मल्टीप्लाई किए 2 से तो ए बन गया 2a, जबकि दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम है। अब मान लेते हैं कोई वेक्टर -1 से मल्टीप्लाई किए तो -1 हो गया, -1.5 से मल्टीप्लाई किए तो -1.5 हो गया। तो इसका भी डायरेक्शन क्या है, सेम है, क्योंकि हम माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई किए तो दोनों वेक्टर क्या हो गया, सेम है। जबकि अगर किसी एक वेक्टर में कर रहे होते तो उसका भी जो डायरेक्शन होता सेम होता। तो जैसे कि मान लो कि कोई एक प्लस में किए और एक माइनस से किए तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन हो जाता। जैसे ए क्या है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग जा रहा है ना। तो ये बात आप ध्यान से यहाँ पे देख लो, वेक्टर ए एंड द रिजल्टेंट वेक्टर आफ्टर multiplying a by positive number is 2 and vector a and resultant vector after multiplying by it by a negative number and there। ठीक है, चलो उसके बाद देखो the factor lambda by which a vector is multiplied could be scalar having its own physical dimensions, then the dimension of lambda a is the product of dimensions of lambda and a। For the example, if we multiply a constant velocity vector by duration of time we get displacement vector। जब किसी वेलोसिटी को अगर हम टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमको क्या दे देता है, रिजल्ट में डिस्प्लेसमेंट दे देता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि कोई भी अगर वेक्टर है, अगर उसको हम किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाइड बाय कुड बी स्केलर हैविंग इट्स ओन फिजिकल डायमेंशन। ठीक है, वो स्केलर हो सकता है लेकिन उसके पास फिजिकल डायमेंशन हो सकती है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड। क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफिकल मेथड्स। एंड यहाँ पे आगे देखो, as mentioned in section 4.2 vectors by definition obey the triangular law। वेक्टर क्या कह रहा है कि हम ट्रायंगुलर लॉ ओबे करेंगे, इक्विवेलेंटली एंड पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करेंगे। ठीक है, we shall now describe this law of additions using the graphical method। Let us consider two vectors a and b that lie in a plane as shown figure number 3.4a। The length of the line segments represented these vectors are proportional to the magnitude of the vectors। देखो, the length of the segments representing these vectors are proportional to the magnitude of the vectors। To find the sum a plus b, we place vector b so that its tail is at the head of the vector a as in figure number 3.4 जो आगे हम देखेंगे। Then we join the tail of a to join the head of b। This line OQ represents a vector r that is the sum of vector a and b। Since this is procedure of the vector of additions, vector r adds head to tail। This graphical method is called head to tail method। अब head to tail method हम लोग यहाँ पे समझते हैं इमेज के थ्रू। अगर कोई वेक्टर a है और ये वेक्टर b है तो इसको जब हम ऐड करते हैं ग्राफिकल मेथड से तो एक a और दूसरा b, तो ये हो जाएगा इसका एडिशन वैल्यू, तो r इज इक्वल टू a प्लस b। और अगर दूसरा अगर देख लेते हैं कि अगर कोई वेक्टर a है दूसरा b है तो इसका वैल्यू हो जाता है b प्लस a वैल्यू, बिकॉज ये पहले आया और दूसरा देखो ऐसे करके वेक्टर जा रहा है, तो मतलब जो पहले आ रही है उसको बाद में जो सेकंड वाले से जोड़ा जाता है। इसमें क्या था, ऐसे करके चल रही है तो a प्लस बी ऐड हुआ, इसमें ऐसे करके चल रही है तो b प्लस a ऐड हुआ। और जब वेक्टर यहाँ से यहाँ चलेगी और फिर ऐसे चलेगी ऐसे करके a b एंड c, तो इसका जो एडिशन बनेगा एक ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा। तो अगर मान लो हम इसकी बात करें, सिर्फ इसकी बात करें, तो ये जो वेक्टर है ये पहले और ये दूसरा है तो a प्लस बी बन गया। अगर हम मान लो इसका और इसका बात करें तो ये b प्लस सी बन जाएगा, यहाँ पे बताया गया है ये लाइन b प्लस सी बन जाएगा। अगर यही बात करें इसको और इसको ऐसे बात करें जो सिर्फ इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, तो वो क्या बताएगा, ये आपको इस तरीके से जा रही है तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड ये वेक्टर, है ना। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हो गया है और इसको हम लोग बोलते हैं हेड टू टेल मेथड। The two vectors and their resultant from the three sides of the triangles, so that method is also known as triangle method of the vector of additions। अब तीनों साइड मिला करके, जैसे कि ये देख लो तीन साइड होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशंस। इफ वी find the resultant of the b plus a as in the figure number 3.4 जो मैंने ऊपर में दिखाया है, same the vector r is obtained, thus the vector addition is commutative। vector of addition क्या है, commutative law पालन करता है, commutative law
फॉलो करता है। तो a प्लस बी कैन बी रिटेन एज b प्लस a। ये क्या कह रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। तो अगर मान लेते हैं किसी भी नंबर का यहाँ पे पोजीशन को बदल दिया जाए तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू नहीं बदलेगा। जैसे 2+1 इज इक्वल टू 1+2, दोनों का वैल्यू क्या होगा 3 ही आएगा। तो मतलब पोजीशन जो मैग्नीट्यूड है, जो नंबर है, उसका पोजीशन बदलने से रिजल्टेंट वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। The addition of the vectors also obeys the associative law as illustrated in the 3.4. D. The results of the addition A and B first and then adding the vector C. Then sum of the resultant position B and C first. जैसे कि देख लो किसी भी एसोसिएटिव लॉ में भी क्या होता है कि पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ये दोनों जो है और ये तीसरा नंबर में आ रहा, इसका मतलब ये A एंड B, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना A प्लस बी बना। अब फिर जब ये A प्लस बी बन गया, इसका मतलब है A प्लस बी पहले बना और फिर दूसरा नंबर में C को ऐड किया गया है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व किया गया है। A प्लस बी और इसको बंद किया गया क्योंकि ये एक वेक्टर है, ठीक है, एक रिजल्टेंट वेक्टर आया और C एक अलग रिजल्टेंट है। तो अगर मान लेते हैं, अगर हम बी सी को एक मान ले, एक रिजल्टेंट वेक्टर, और दूसरा को ए बना दे, एक बना दे जो कि ए सिंगल है, तो इसके वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं आएगी। जिस तरीके से कम्यूटेटिव था, तो इसमें टोटल जो नंबर ऑफ पोजीशन यानी कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स थे, डिजिट्स थे, इसमें 2 है और एसोसिएटिव में 3 डिजिट्स होते हैं कम से कम। तो प्लेस जो होता है, पोजीशन बदलने से रिजल्टेंट वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं आता है। What is the result of the adding two equal and opposite vectors? Consider two vectors a and minus a. Their sum will be a plus minus a. Since the magnitude of the two vectors are the same but the direction are opposite, the resultant vector will be 0. अब डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगी वो 0 हो जाएगा। thus इस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। ठीक है। Since the magnitude of the null vector is 0, its direction cannot be specified. जब मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका डायरेक्शन हम लोगों को पता नहीं होगा। The null vectors is also result when multiply a vector by a number of 0. Then the main properties of 0 are a को जब a से a में जब 0 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो a ही होगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो जब किसी वेक्टर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगा वो 0 आ जाएगा। What is the physical meaning of the zero vector? अब इसका वास्तविक फिजिकल मीनिंग क्या होता है? Consider the position and displacement vectors in a plane of figure number 3.1a. Now suppose that an object which is at p at time t moves to p0 and then come back to p. कोई ऑब्जेक्ट है जो P से चलता है और वो कोई ऑब्जेक्ट P जो P पे रहता है एट टाइम T हम मूव्स P0 एट, फिर दोबारा वो P पॉइंट पे चला जाता है। जैसे कि मान लो आप घर से चले, अब घर पे जब थे तो 3 बज रहा था, फिर आप P0 पॉइंट यानी स्कूल पे आए, अब फिर स्कूल पर से तुरंत घर चले गए। ठीक है, तो ठीक वही बात यहाँ पे बताया है। व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि जिस पॉइंट से आप चले थे फिर वापस उसी पॉइंट पे आप आ गए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका? 0। देन व्हाट, सिंस द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स, अब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों एक ही जगह है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट विल बी नल एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी नल वेक्टर। Subtraction of the vector can be defined in terms of addition of the vector. We define the difference of the vectors, two vectors a and b, as the sum of two vectors a and minus b. A minus b, that is called a plus and b minus. It is shown the figure number b minus is added to the vector a to get r2, that is a minus b, and the vectors r1 that is a plus b, as also shown in the figure comparison. We can also use the parallelogram method to find the sum of two vectors. Suppose we have two vectors a and b. To add these vectors as bring their tails to come common origin o as shown. Then we draw a line from the head of a parallel to the b and another line from the head a and parallel to a to complete a parallel OQSP. Now we join the point of the intersection of these two lines to origin O. The resultant vector R is directed from the common origin O along the diagonal OS of the parallelogram.
The triangular law is used to obtain the resultant of a and b vector, and we see the two methods yield the same result. Thus, the two methods are equivalent. अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जितना भी अंग्रेजी मैंने इसमें पढ़ा है उसको हिंदी में समझो। सपोज ये कोई वेक्टर है a और सपोज दूसरा वेक्टर है कोई b, जिसका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। एक का डायरेक्शन इस तरफ, दूसरा का डायरेक्शन इस तरफ। तो सपोज ये मान लेते हैं a इस तरीके से गया, फिर b इस तरीके से गया, फिर b इस तरीके से गया। ठीक है, तो a ऐसे गया, फिर b, फिर b। तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, a प्लस b, है ना, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव डिजिट है। जब डायरेक्शन अलग हो गई तो माइनस में लिखा गया, तो इट मीन ऐसे करके मूव कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a माइनस बी, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। तो ये पैरेललोग्राम है। फिर यहाँ पे देखो, अगर कोई a वेक्टर है, इसका a इस तरफ, b इस तरफ, तो इसका मतलब है ये एक पैरेलल, इसका रिजल्टेंट वेक्टर इस तरीके से बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड r। और जब मान लो कि इस तरीके से कोई वेक्टर जा रहा हो, तो इसका भी रिजल्टेंट वेक्टर क्या बन जाएगा, r। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। रेन जो है, जो गिर रहा है वो 35 मीटर पर सेकेंड से गिर रही है, उसका स्पीड कितना है, वर्टिकली गिर रहा है। ठीक है, वर्टिकली गिर रहा है 35 मीटर पर सेकेंड। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। जो उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद हवा भी चलना शुरू हो जाता है, जिसका स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड होती है। इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। In which direction should the boy waiting at the bus stop to hold this umbrella? अगर कोई बच्चा बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहा तो उसको अपना छाता को कितना एंगल पे झुका के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज करो ये जो है ये हवा का स्पीड है और ये जो है ये रेन का स्पीड है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इस तरीके से बन गया। और जब रिजल्टेंट वेक्टर इस तरीके से बना तो छाता का एंगल भी ऐसे ही होगा। जब छाता का एंगल ऐसे होगा तो वो इस तरीके से इसको थीटा से दिखाया गया है। तो अब मान लो रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या होता है कि रेन का स्क्वायर प्लस विंड का स्क्वायर। अब रेन 35 है और उसका 12 है, तो दोनों का स्क्वायर करके 37 डिग्री 37 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो रेन का जो रिजल्टेंट वेक्टर आया वो कितना आया, 37 मीटर पर सेकेंड। अब इसका थीटा का यानी एंगल निकालना है, तो टेन थीटा बराबर यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका विंड का, यानी कि विंड बाई रेन। ठीक है, विंड बाई रेन। तो विंड इस तरीके से होता है और ये रेन इस तरीके से होता है। यानी हम लोग 10th में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे कि जैसे कि साइन, कॉस और टेन होता है ना, तो इसको याद करने के लिए क्या होता है, लाल, LAL, लाल बाई कक्का, कक्का। तो ये टेन का हो गया। तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार किसका हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है ना, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि विंड कितना है, तो विंड हो गया आपका 12 और ये हो गया 35। अब जो डिवाइड करके आ रहा है 0.343। अब थीटा में क्या हो जाएगा, अब ये थीटा इस तरफ गया तो थीटा इनवर्स 0.343 और इसका जो लॉग के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालेंगे तो अप्रोक्स 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब है जो बच्चा बस स्टॉप पे इंतजार कर रहा है बस का, वो 19 डिग्री पे अपना छाता को झुका के रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे दिखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द फैक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ द फैक्टर। चलो समझते हैं अच्छे से, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ो और इस वीडियो को पूरा देखना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। लेट a and b be any two non-zero vectors in a plane with different direction. Let a be another vector in the same direction. ठीक है, कोई a and b दो अलग अलग नॉन जीरो वेक्टर हैं जो किसी प्लेन पे हैं। ठीक है, जिसके पास अलग अलग डायरेक्शन भी है। और दूसरा मैंने कैपिटल A एक अलग सा वेक्टर मान लिया है जो सेम प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहा है। A can be expressed as sum of the two vectors, one obtained by multiplying A by real number and another obtained by multiplying B by another real number. To see this, let O and P be the tail and head of the vector A. Then through the O draw a straight line parallel to A. Through the P and a straight line parallel to B. Let them intersect at Q. Then we obtain A is equal to OP and OP is equal to OQ plus QP. But since OQ is parallel to A and QP is parallel to B, then can be written as OQ is equal to रियल नंबर, यानी अल्फा, ये लम्डा जो है वो रियल नंबर है
तो रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय ए स्मॉल ए एंड क्यू पी इज इक्वल टू म्यू एंड बी। म्यू क्या है? रियल नंबर है, रियल नंबर है। तो ए इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी। ठीक, यहाँ पे समझो ये दो डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन अलग अलग है, और मैंने तीसरा कोई अलग से ले लिया। इसका जो वैल्यू आया था वो इस तरीके से आया था, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरीके से मैच कर जाएगा। ठीक है, अब जो ये सेकंड ये वाला जो इमेज दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। वी से ए हैज बीन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर लैम्डा ए एंड म्यू बी along a and b respectively. Using this method, one can be resolved given vector into two component vectors along a set of two vectors. All the three lie in the same plane. It is convenient to resolve the general vector along the axis rectangular coordinated system called unit vectors, and we discuss now. A unit vector is a vector, यहाँ पे देख लो, a unit vector is a vector of unit magnitude and point particular direction. It has no dimension and unit. यूनिट वेक्टर के पास कोई डायमेंशन एंड यूनिट नहीं होता है। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली। ये किस लिए यूज किया जाता है? डायरेक्शन को बताने के लिए। ठीक है, यूनिट वेक्टर आल्सो द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर डिनोटेड बाय I cap, J cap and K cap respectively as in the figure. Since these are unit vectors, that is I cap, J cap and K cap is equal to 1 because it is unit vector. These unit vectors are perpendicular to each other in this text. They are printed in a boldface with cap distinguish them from the others. Since we are dealing with the motion in two dimensions, in this chapter we require to use only two unit vectors. If we multiply a unit vectors say n cap by the scalar, and resultant will be lambda is equal to lambda n cap. In general, vector A can be written as A is equal to A n cap, and n is the unit vector. n small n cap से जो हम लोग लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। We can now resolve vector A in terms of component vectors that lie along unit vectors, that is I cap and J cap. Consider a vector A that lies x and y plane, and we draw a line from the head of A perpendicular to the coordinate axis and get A1 and A2, that is A1 plus A2 is A, and A1 is parallel to I and A2 is parallel to J, that is A1 is equal to AXI and A2 is equal to AYX। और ये टू डायमेंशन में है इसीलिए आई एन जे का यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे देखो, दिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी एक्स ए एक्स एंड ए वाई। एक्स ये जो है एक्स को और ये वाई एक्सिस को यानी कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है, तो वेक्टर ए का। ठीक है, एंड ए एक्स इज इटसेल्फ नॉट अ वेक्टर, जबकि ए एक्स और ए वाई कोई वेक्टर नहीं है। ए एक्स आई इज अ वेक्टर, जबकि इसके साथ आई लगाया गया तो ये वेक्टर हो गया, जे लगाया गया तो भी ये वेक्टर हो गया। यूजिंग सिंपल ट्रिगोनोमेट्री एक्सप्रेस ए एक्स एंड ए वाई इन टर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड ए एंगल, तो दैट्स व्हाई ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखोगे। नाउ वी कैन हैव टू वेज टू स्पेसिफाई वेक्टर ए इन अ प्लेन। ठीक है, दूसरा पहला क्या है? इट्स मैग्नीट्यूड ए एंड डायरेक्शन थीटा मेक्स विद द एक्स एक्सिस, एंड सेकेंड नंबर क्या है? इट्स कंपोनेंट एक्स एंड वाई। ठीक है, ए एक्स एंड ए वाई। इफ द ए एंड थीटा आर गिवन, ए एक्स एंड ए वाई कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग ए एक्स ए वाई गिवन ए एंड थीटा कैन बी ऑब्टेन्ड। अब देखो थीटा कैसे? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर फिर ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको जो रिजल्टेंट आया वो ए स्क्वायर है। अब रूट में इसको लिखा जा सकता है, और अब को टेन थीटा मैंने बता ही दिया है, वाई बाई एक्स होता है यानी ए वाई बाई एक्स, और इसी को एंगल में इस तरीके से लिखा जा सकता है। और यहीं पे देख लो ये 3D में है और ये 2D में है, क्योंकि हम लोग 2D मोशन पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया आई, ये हो गया जे और ये हो गया के। मतलब एक्स को आई से, वाई को जे से और z को k से दिखाया जाता है, और यहाँ पे 2D में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है।
So far we have considered a vector lying in xy plane. The same procedure can be used to resolve general vectors A into three components xy. और सेम ऐसा ही मतलब हम लोगों को जो प्रोसेस होता है अपनाया जाता है, जिससे 3D मोशन भी कंपोनेंट्स भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें कंपोनेंट क्या है, अल्फा बीटा एंड लैम्डा एंगल्स बिटवीन ए एंड एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक, उसी तरीके से ये सारा चीज प्रोसेस किया गया है। यहाँ पे मेन चीज क्या है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक, वो सारा करके यहाँ पे देख लो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, वो कैसे एक्सप्लेन किया है ये एक बार आप लोग अच्छे से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये सारा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लोगे, इसमें कुछ भी ज्यादा करना नहीं है। ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस फॉर्मूला के आप लोग एकदम टिप ऑफ टंग पे याद कर लोगे, टिप ऑफ टंग पे याद कर लोगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अच्छे से समझो इस चीज को। लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन क्या होता है? ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन क्या होता है? तो ये जो ऊपर में फॉर्मूला बनाया गया है, ये वाला, ये जो फॉर्मूला बनाया गया है, ये फॉर्मूला भी आप लोग देख लोगे। इसी को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आप लोग देख लोगे इजीली। इस एक ही फॉर्मूला जो मैंने ऊपर में ये टिक किया हुआ है, सिर्फ सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। चलो अब मोशन इन प्लेन पढ़ते हैं। मोशन इन प्लेन, इन दिस सेक्शन वी विल सी हाउ दे डिस्क्राइब द मोशन इन टू डायमेंशन यूजिंग वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को यूज करके हम लोग टू डायमेंशन में मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। Position vector are of a particle P located in a plane with reference to origin of an axis xy represent reference frame given r is equal to xi plus yj। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे इमेज में ये x एक्सिस y एक्सिस और इसको वेक्टर में इस तरीके से लिखा गया है और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर मान लो कोई ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, तो एक वेक्टर का डिस्टेंस ये, दूसरा का ये, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये इसका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे भी है ना। तो चलो अब आगे देखते हैं। सपोज पार्टिकल मूव्स इन द कर्व शोन इन थिक लाइन, दैट इज, ये सिंपल इजी है, कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट y पे और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया x पे। ठीक है, अब समझते हैं वेलोसिटी का। यहाँ पे देख लो, यानी कि यहाँ पे जो इनिशियल में से फाइनल x वाला घटा दिया गया, सॉरी फाइनल में से इनिशियल घटा दिया गया और इसमें भी फाइनल में से घटा दिया गया इनिशियल को। ठीक है, तो ये हो गया आपको डिस्प्लेसमेंट। आपको भी पता होगा कि एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो माइनस कर दो, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो कि इस पॉइंट में से ऊपर के पॉइंट में से नीचे वाला पॉइंट को माइनस कर दो, यानी कि इस पॉइंट में से ये पॉइंट को माइनस कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर ये वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो इजीली अब वेलोसिटी पता ही है आप लोगों को। एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल्स। ठीक, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यानी चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम, है ना। तो इसको हम लोग वेक्टर में कैसे लिखेंगे? वी एक्स आई एंड वी वाई जेड, यानी एक्स डायरेक्शन में क्या, एक्स डायरेक्शन में कितना, एक्स डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, दैट इज चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, और इंस्टेंट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसमें लिमिट लगा दिया जाता है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। The meaning of the limiting process can be easily understood with the help in these figure. We quickly represent the path of an object P1, P2 and P3. यहाँ पे देख लेना है the position of an object after T1, T2 and T3, that is R1, R2 and R3. Displacement of an object T1, T2 and T3. यहाँ पे देखो कोई ये हो गया R, R0, that is displacement, that is R1 and this is R2 and this is R3, है ना। At T3 respectively, the direction of the average velocity is shown, that is T1 greater than T2 greater than T3, है ना। अब इसका मतलब हुआ the direction of the velocity at any point of a path of an object tangential to the path of the point and as in the direction of the motion। किसी भी देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द पाथ वो क्या होता है? टेंजेंशियल होता है। क्या होता है? टेंजेंशियल होता है। एंड द पॉइंट, दैट पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और वो जो पॉइंट होता है, टेंजेंशियल पॉइंट जो होता है, वो मोशन का डायरेक्शन होती है। तो v वेलोसिटी dr by dt है ना। x में क्या है, y में क्या है बता दिया गया है,
और एक जो v इज इक्वल टू वी एक्स, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लोगे। ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लोगे, ठीक है। अब समझते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर द इंटरवल डेल्टा टी एक्स वाई प्लेन, यानी एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और यहाँ पे एक्स एक्सिस में कुछ और है, वाई एक्सिस में भी कुछ और है। ये डबल डिफरेंशिएशन करके आ रहा है, इसका वेलोसिटी का डबल, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। The acceleration, instantaneous acceleration, is the limiting average of the average acceleration as the time interval approach to zero, that is approaching zero, ठीक है। और कैलकुलेट करके इस तरीके से x में अलग, y में अलग आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अगर कोई इस तरीके से चल रहा है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी नॉट, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी नॉट, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी नॉट, तो इस तरीके से चल रहा है, यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ओके। Note that one dimension, the velocity and of acceleration object are always along the same straight line, either in the same direction or in the opposite direction. However, for motion in 2 or 3 dimension, velocity and acceleration vectors may be have any angle between 0 degree and 180 degree between of them. ठीक है, between them. अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाओगे रूम पे बैठ करके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का होगा, ये होगा मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नहीं ये टॉपिक अभी कर ही लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट of an object moving xy plane, its acceleration, that is a, is constant over an interval of time. Average acceleration will be equal to this value. Now let velocity of v naught is time t 0 and v at time t. Acceleration will be क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये वैल्यू जो आया वो एक्सेलेरेशन का आया, और इसको कर देंगे तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी, ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और यही अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो वो अलग होगा, वाई की बात करें तो वो अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पोजीशन में अगर बदलाव आ रही है तो इस तरीके से v प्लस वी टू वाई, यानी कि v जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं पीछे चैप्टर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक उसी तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद देखो इट कैन बी इजिली वेरीफाइड दैट डेरिवेटिव्स इक्वल डी आर बाई डी टी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड द कंडीशन टी इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू आर नॉट, ठीक है। और ये फॉर्मूला आप लोगों को एक्स पे और वाई एक्सिस पे अलग अलग आएगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग 2D पढ़ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है आप लोग जरूर ट्राई करोगे घर पे बनाने का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन का होगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का इंतजार करो।